हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल इन एग्जाम का इक्का। इस वीडियो से हम क्लास 10th का एक वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर ट्रिगोनोमेट्री शुरू करने जा रहे हैं। ट्रिगोनोमेट्री को पढ़ने से पहले आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए, कुछ फाउंडेशनल टॉपिक्स आने चाहिए। अगर आप विदाउट बेसिक पढ़े ट्रिगोनोमेट्री में जंप करेंगे तो आपका हाल कुछ ऐसा होगा कि जैसे आप नदी में नहाने के लिए कूदे थे, जब आप बाहर निकले तो आपने कहा कि मैं तो नहा ही नहीं पाया। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप ट्रिगोनोमेट्री पढ़ना चाहते हैं विदाउट अंडरस्टैंडिंग बेसिक कॉन्सेप्ट्स तो आप चैप्टर तो पूरा कर लेंगे, लेकिन आप आकर फिर यही बोलेंगे मुझे कुछ समझ नहीं आया। तो चलिए मैं आपके उन बेसिक टॉपिक्स को और फाउंडेशनल टॉपिक्स को कवर करता हूं इस वीडियो के अंदर, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो से ये समझ पाएं कि रियल में ट्रिगोनोमेट्री है क्या। लेकिन ये चैप्टर, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप पेन एंड पेपर लेके बैठ जाइए और जो भी मैं स्क्रीन पर लिखता हूं प्लीज आप उसे एज इट इज नोट कीजिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक, दैट इज रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। इसका मतलब क्या है? सर अगर मैं आपको एक ट्राइंगल देता हूं, सपोज कीजिए मैंने आपको ये ट्राइंगल ड्रॉ करके दिया है और मैंने आपसे कहा कि ये इसका ए वर्टेक्स है और ये बी वर्टेक्स है और ये सी वर्टेक्स है। तो कैन यू टेल मी कि विच इज द लार्जेस्ट साइड ऑफ दिस ट्राइंगल एंड विच इज द स्मॉलेस्ट साइड ऑफ दिस ट्राइंगल? क्या आप बता पाएंगे? आंसर इज नो। व्हाई? बिकॉज हमें नहीं पता, हमारे पास कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है। लेकिन यस, कुछ हिंट देंगे तो समझ में भी आएगा। क्या सर? अगर मैं आपसे कह दूं कि ये एंगल ए सबसे बड़ा एंगल है, लार्जेस्ट एंगल है, और एंगल सी सबसे छोटा एंगल है, तो क्या आप मुझे बता पाएंगे कि कौन सी साइड लार्जेस्ट है और कौन सी साइड स्मॉलेस्ट है? जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि हम क्लास 9 से पढ़ चुके हैं कि अगर हमें एंगल के बारे में पता होता है तो हम एक ट्राइंगल के अंदर उनके सामने वाली साइड के बारे में कुछ हम स्टेटमेंट दे सकते हैं। सर वो क्या है? अगर एंगल ए लार्जेस्ट एंगल है तो हम ये जानते हैं कि लार्जेस्ट एंगल के सामने लार्जेस्ट साइड होती है, स्मॉलेस्ट एंगल के सामने स्मॉलेस्ट साइड होती है। तो अब आप बताएं मुझे कि एंगल ए के सामने कौन सी साइड है? तो आपने कहा कि सर दिस इज द साइड। मैं एक कलर लेता हूं दूसरा, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो समझने के लिए, ठीक? चलिए, तो इस एंगल ए के सामने साइड है बी सी, यानी कि साइड बी सी इज द लार्जेस्ट साइड इन दिस ट्राइंगल। सबसे स्मॉलेस्ट एंगल कौन सा है? सर एंगल सी इज द स्मॉलेस्ट एंगल इन दिस ट्राइंगल। तो सर उसके सामने की साइड कौन सी होगी? बिल्कुल सर, इसके सामने साइड है सर ए बी, यानी ए बी इज द स्मॉलेस्ट साइड ऑफ दिस ट्राइंगल। अगर बी सी सबसे बड़ी साइड है, ओके, अगर ए बी सबसे छोटी साइड है, तो उसके बीच में क्या रह गया? जो ट्राइंगल, जो साइड रह गई वो मिडल साइड होगी। बिल्कुल सही बात है। तो सर एंगल बी रह गया तो इसके सामने क्या होगी? मिडल साइड, यानी कि ए सी। लेट मी राइट दिस, यानी ए बी से बड़ी है ए सी और सबसे बड़ी है बी सी। इसका मतलब ये भी हुआ कि अगर बी सी साइड सबसे बड़ी है तो उसके सामने का एंगल सबसे बड़ा होगा। जी हाँ बिल्कुल। वो कौन सा एंगल है सर? वो ए एंगल है। और ए बी के सामने कौन सा एंगल है? सर वो सी एंगल है। अगर ए सबसे बड़ा एंगल है और सी सबसे छोटा एंगल है, तो फिर बीच में एंगल कौन सा रह गया? सर वो रह गया एंगल बी, यानी बी इज द मिडल एंगल बिटवीन ए एंड सी। ठीक है, अगर आप इसको समझना चाहते हैं थ्रू विजुअलाइजेशन तो मैं आपके लिए कुछ लेकर आया हूं। देखिए समझिए बहुत ध्यान से। अगर आप समझ पा रहे होंगे कि सर यहां पर जो एंगल है, ये एंगल फिलहाल 90 है, आपको दिख रहा होगा, यहां पर ड्रॉ किया हुआ है, लिख भी रहा है इसमें। सर ये एंगल 30 है, ठीक है सर, और सर ये एंगल 60 है, ठीक है। अब मैं, आप देखिए बहुत ध्यान से,
ये जो साइड है, कौन सी साइड सर? एंगल 30 के सामने की जो साइड है, मैं इसको चेंज करूंगा और आप ये देखना कि ये एंगल चेंज होता है या नहीं होता है। ठीक है, चलिए देखिए सर, क्या मैं इस साइड को छोटा कर रहा हूं तो एंगल छोटा हो रहा है? जी हाँ, सही बात है। लेकिन क्या चीज अभी फिक्स है? सर एक साइड तो फिक्स है, कौन सी? ये वाली साइड, ये तो चेंज नहीं हो रही है। सही बात है। और देखिए ध्यान से सर, अगर मैं और बढ़ाऊंगा, इसको और बढ़ाऊंगा तो 30 से ऊपर हो जाएगा। आप देख पा रहे हो, जैसे जैसे ये वाली साइड बढ़ रही है वैसे ही वैसे ये वाला एंगल मूव करता है। आप और देख सकते हैं ध्यान से, देखिए आप ध्यान से देखिए, एंगल भी चेंज हो रहा है और साइड की लेंथ भी चेंज हो रही है। देखिए आप ध्यान से, आप देख पा रहे हैं। और ये सभी पर होता है ऐसा। अगर मान लीजिए कि फिलहाल ये एंगल 60 है, इसको जो मिटा रहा हूं, जो कुछ यहां पर है अभी, सॉरी, ठीक है, ध्यान से देखना। अभी जो एंगल यहां पर है ये है सर 60, कितना है सर? 60, ठीक है। और इसके सामने की साइड कौन सी है सर? ये वाली है। अभी तक तो ये चेंज नहीं हो रही थी, अब ये चेंज होगी सर। क्यों? क्योंकि मैं इसको चेंज करूंगा और ये एंगल भी चेंज होगा। ध्यान से देखना, देखिए आप ध्यान से देखिए, क्या वो एंगल कम हो रहा है? जी हाँ, एंगल कम हो रहा है। इस बार क्या फिक्स है? इस बार ये फिक्स है। तो हमने ये चीज विजुलाइज भी की कि वास्तव में जब एंगल चेंज होता है तो उसके सामने की साइड भी चेंज होती है। यानी कि हम इतना समझ पाए, अगर मैं एक बात यहां पर लिख दूं कि देयर इज अ रिलेशन between the sides and the angles of a triangle। क्या आप मेरी बात को समझ पाए? आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। तो इसके बेस पर हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं ताकि आपकी बेसिक प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, चलिए तो आप पहला क्वेश्चन ट्राई कीजिए एक बार। इन ट्राइंगल एबीसी, एंगल सी बड़ा है एंगल बी से, एंगल बी बड़ा है एंगल ए से, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? इनमें से कौन सा ऑप्शन ट्रू है? इससे पहले कि मैं सॉल्व करूं, आप इसे एक बार पॉज करके वीडियो को सॉल्व कर लीजिए। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। तो सर जो भी एंगल बड़ा है मैं उस पर लाइन ड्रॉ करूंगा। अगर एंगल ए सबसे छोटा है तो मैंने उस पर एक लाइन ड्रॉ कर दी है। एंगल सी सबसे बड़ा है तो मैंने उस पर 3 लाइन ड्रॉ करी है। एंगल बी मिडल है तो मैंने उस पर 2 लाइन ड्रॉ कर दी है, 2 लाइंस। ठीक है, हमने पढ़ा है कि अगर एंगल सबसे बड़ा होता है तो उसके सामने की साइड भी क्या होती है? सबसे बड़ी होती है। यानी कि इस फिगर में ए बी सबसे बड़ी है। फिर सबसे छोटा कौन है? ए छोटा है सर, तो ए के सामने बी सी सबसे छोटी साइड है। सही बात है सर। तो सर फिर क्या रह गया? सर एंगल बी के सामने साइड ए सी रह गया, यानी ए सी मिडल साइड है, तो मैंने कहा सर ए सी हो गया। तो सर सबसे बड़ा तो ए बी है, छोटा बी सी है, यानी कि ए बी इज मोर देन ए सी इज मोर देन बी सी। तो कहीं ऐसा ऑप्शन है? कहीं ऐसा ऑप्शन है? जी हाँ, ऐसा ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इन ट्राइंगल पी क्यू आर, इफ एंगल आर इज लार्जर और ग्रेटर देन एंगल पी, ग्रेटर देन एंगल क्यू, एंड पी क्यू equals to 18 centimeter and PR equals to 7 centimeter, then which of the following is the possible value of QR? QR की कौन सी पॉसिबल वैल्यू हो सकती है? आप इसे पोज करें, खुद सॉल्व करें, फिर मैं ट्राई करूंगा। तो भाई आशा है कि आपने ट्राई कर लिया होगा, मैं ट्राई करता हूं। ठीक है, चलो देखते हैं। तो सर देखते हैं, तो मैं फिर से वही करूंगा। अगर अगर एंगल आर सबसे बड़ा है तो मैं इस पर 3 लाइन ड्रॉ करूंगा। ठीक है,
अगर एंगल Q सबसे छोटा है तो मैं इस पर एक लाइन ड्रॉ करूंगा और P पर दो लाइन ड्रॉ करूंगा। इतना आपको समझ में आ गया? ठीक है, यानी कि मैं जानता हूं कि सर एंगल R सबसे बड़ा है, ठीक है सर, एंगल Q सबसे छोटा है और एंगल P इनके बीच में है। तो एंगल R के सामने की जो साइड होगी, ऑपोजिट साइड, वो सबसे बड़ी साइड होगी। एंगल Q के सामने जो साइड होगी वो सबसे छोटी साइड होगी और जो P के सामने साइड होगी वो मिडल साइड होगी। तो मैं एक बार चेक करूं क्या? बिल्कुल चेक करेंगे सर कि कौन सा एंगल है और कौन सी साइड है। तो R के सामने कौन सी है सर साइड? सॉरी, दिस इज अ साइड। तो सर हम यहां लिखेंगे PQ, है ना, PQ है सर, ठीक है, PQ सबसे बड़ी होगी, सही बात है। सर Q के सामने कौन सी साइड है? तो सर Q के सामने है सर साइड कौन सी? PR। वेरी गुड, तो हमने यहां पर लिख दिया PR सबसे छोटी होगी, इससे बड़ी कोई होगी। तो सर क्या रह गया अब रह गया एंगल P के सामने की साइड विच इज QR। तो हमने यहाँ पर QR लिख दिया। अच्छा, अगर PQ की वैल्यू 18 दी हुई है तो सबसे बड़ी तो 18 हो गई। PR कितनी है सर? 7, तो सबसे छोटी क्या हो गई? 7 हो गई। तो यानी जो QR की वैल्यू है वो 7 से बड़ी होनी चाहिए और 18 से छोटी होनी चाहिए। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है? 5 तो ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि 7 से बड़ी होनी चाहिए वैल्यू। 6 भी ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि 7 से वैल्यू बड़ी होनी चाहिए। 18 से बड़ा ऑप्शन नहीं होगा, उससे छोटा होना चाहिए। यानी एक ही ऑप्शन है क्या? 13। तो आपको समझ में आया कि QR 13 हो सकता है, पॉसिबल वैल्यू 13 है। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिए। इन ट्राइंगल MNP, एंगल P बड़ा है एंगल N से, एंगल N बड़ा है एंगल M से, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो चलिए सर मैं ऐसे सॉल्व करता हूं, ठीक है, ओके। मैंने कहा सर P सबसे बड़ा है, तो सॉरी मैंने P पर 3 लाइन ड्रॉ कर दी, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर। M सबसे छोटा है तो एक लाइन ड्रॉ कर दी और N पर 2 लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है सर, सब समझ में आता है सर। अच्छा, तो इतना आप जानते हैं क्या कि सर इसके सामने की साइड सबसे बड़ी होगी, मतलब कि जो MN साइड होगी वो बड़ी होगी सबसे, ठीक है। उसके बाद में सर NP सबसे छोटी होगी, ठीक है सर, हमने यहां पर NP लिख दिया। और फिर क्या रह गया सर? MP, ठीक है सर, यहां पर सर रह गया MP। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। यानी कि ये हुआ कि इससे बड़ा ये है और इससे बड़ा ये है, सही है। एक बार हम देखें, पहला ऑप्शन क्या दिया है सर? पहला ऑप्शन दिया है MN अपॉन NP, ठीक, यानी ये और ये लिए हैं। तो यहां से हमको ऑब्वियसली पता पड़ रहा है कि सर MN सबसे बड़ा है तो MN तो NP से भी बड़ा ही होगा, सही है नहीं? तो सही है। अगर MN, अगर मैं ऐसा कर दूं, कोई दिक्कत है क्या कि ये 1 इंटू NP है? कोई दिक्कत नहीं है सर। तो अगर मैं NP को अपॉन में ले आऊंगा यहां पर, वहां से मल्टीप्लाई से, तो क्या ये आंसर आएगा या नहीं आएगा? बिल्कुल आंसर आएगा सर। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अगर आप कहें सर NP अपॉन MP करके दिखाओ एक बार, तो देखो ध्यान से, आपने कहा सर हमें NP देखना है, तो ये रहा और MP। अगर आप इन दोनों को देखोगे तो यहां से मालूम पड़ रहा है कि सर MP बड़ा है NP से, सही है। अगर आप इस MP को नीचे लेके आओगे तो यहां हो जाएगा NP अपॉन MP। तो आपको मालूम पड़ रहा है कि सर NP अपॉन MP का रेशियो 1 से छोटा है और यहां 1 से बड़ा दिखा रखा है, गलत है, सही है। सिमिलरली आप देखो MP अपॉन MN दिख रखा है, तो आप एक बात देख पा रहे होंगे यहां से कि सर MN अपॉन MP जो होगा वो 1 से बड़ा होगा। तो उसने क्या पूछा है? MP अपॉन MN, ठीक है सर। मैं एक बार दोबारा करता हूं इसके लिए, ये वाला ऑप्शन नहीं दिया। तो सर MN बड़ा है MP से, तो अगर मैं MP के डिवाइड में लेके आऊंगा MN को, तो सर ये तो लेस बैठेगा ना, 1 से कम है,
ये 1 से एक्स्ट्रा है, ये भी ऑप्शन नहीं है, ठीक है। और mn इक्वल टू mn अपॉन np, समझना बहुत ध्यान से, mn अपॉन np, जब ये np यहां जाएगा तो यहां से बनेगा np। क्या mn और np आपस में इक्वल है? नहीं, तो कोई भी इक्वल नहीं है, तो ये भी आंसर गलत है, ठीक है। अब आप एक बात समझिए, क्या हमें इसको ऐसे करना था? जी नहीं करना था। क्यों? लेट मी टेल यू फर्स्ट। देखो भाई, ठीक है, ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से। हमको इतना पता है कि अगर एंगल P सबसे बड़ा है, ठीक है, ओके, और अगर एंगल M सबसे छोटा है, कोई दिक्कत नहीं है, और ये N सबसे बीच का है, यानी कि अगर MN बड़ा है किससे? MP से, और बड़ा है किससे? NP से। तो सर आप बताओ मुझे, अगर मैं MN को NP से डिवाइड दूंगा तो आंसर 1 से बड़ा आएगा या नहीं आएगा? बिल्कुल। अगर MN की वैल्यू, अगर ये बराबर होते, अगर ये भी 3 होता और ये भी 3 होता, तो सर 3/3 कितना आता है सर? 1 आता है। पर ये बराबर नहीं है, ये तो बड़ा है, तो मान लो ये 4 है, बाई चांस आप मान लो 4 है। तो अगर न्यूमरेटर बड़ा होता है और डिनोमिनेटर छोटा होता है तो हमेशा वैल्यू 1 से बड़ी ही आती है। क्लियर? ऐसे ही अगर MP अपॉन NP करूंगा तो भी आंसर 1 से बड़ा आएगा। पर लेकिन अगर मैं NP अपॉन MP करूंगा, अगर मान लो न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है, तो भाई आंसर 1 से कम आता है, हमेशा लेस देन 1 आता है, ठीक है। इसको आप समझ जाना आराम से। चलो एक लास्ट क्वेश्चन और कर लो इस पर। चलो भाई इसे करो। इन ट्राइंगल PQR, इफ PQ अपॉन QR ग्रेटर देन 1, PR अपॉन QR ग्रेटर देन 1 एंड PR अपॉन PQ लेस देन 1, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? चलो समझते हैं सर। सर हमको दिया है कि PQ अपॉन QR 1 से बड़ा है। मैंने आपको समझाया अभी, 1 से बड़ा आंसर कब आता है? जब न्यूमरेटर बड़ा होता है और डिनोमिनेटर छोटा होता है, यानी कि PQ से बड़ा है, PQ बड़ा है QR से, ठीक है। सिमिलरली सेकंड वाला PR अपॉन QR, अगर इसका भी रेशियो 1 से बड़ा है, यानी कि सर PR बड़ा होगा किससे? QR से, सही बात है। सर अगला दिया है हमको कि सर PR अपॉन PQ 1 से छोटा है। छोटा आंसर कब आता है सर? जब न्यूमरेटर छोटा होता है, यानी कि PR छोटा है, इससे बड़ा क्या होएगा? PQ। ओके देखो, यानी PQ से छोटा है PR, ठीक है, और PR से छोटा क्या है? QR, यानी कि ये आंसर बन जाएगा। दैट्स इट। बोलो कहां पर है ये वाला आंसर? अभी तो सर कहीं आंसर नहीं है। यानी हमें ये मालूम पड़ा कि PQ सबसे बड़ी साइड है, तो सर अगर PQ सबसे बड़ी साइड है तो इसके सामने का एंगल सबसे बड़ा होगा, यानी कि एंगल R सबसे बड़ा होगा। QR सबसे छोटी साइड है, तो सर QR के सामने कौन सा एंगल है? सर एंगल P होगा। तो सर कौन सा एंगल रह गया? सर Q एंगल रह गया। तो सर यानी कि RQP कहीं पर है, RQP, यस, एंगल C इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन C इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए सर आगे बढ़ते हैं। आगे कौन सा टॉपिक है? नेक्स्ट टॉपिक है एक स्पेशल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। जरा आप सोचिए कि आप इसके बारे में क्या क्या जानते हैं। चलो समझते हैं, ठीक है। देखो इस टॉपिक का पर्पस क्या है। देखो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, मैंने इसके वर्टेक्स रखे हैं, मान लीजिए A और ये B और ये C। इसमें एक साइड तो होती है बेस, ठीक है, एक होती है परपेंडिकुलर, ठीक है, और एक होती है हाइपोटेन्यूज। क्या होती है? हाइपोटेन्यूज। इसके अलग अलग तरह से बोलते हैं इसको, हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज, जो आप बोलना चाहें आप बोल सकते हैं, ठीक है। जो 90 के सामने होती है, 90 डिग्री के सामने, उसे हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज,
यानी दिस इज हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब बात यह है कि सर बेस कहां होगा और परपेंडिकुलर कहां होगा। तो अगर आपने ये बोल दिया कि सर परपेंडिकुलर ये है और बेस ये है, तो आप बिल्कुल गलत हैं। ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि सर हमें पहले ये देखना है कि हमारा ऑब्जर्वेटरी एंगल कौन सा है, एंगल ऑफ ऑब्जर्वेशन कौन सा है। सर ये क्या होता है, लेट मी टेल यू। देखो, सपोज कीजिए कि आपकी आंखें यहां पर हैं, मैं आपकी आंख बना रहा हूं, ठीक है, ड्रॉ कर रहा हूं, आप यहां से देख रहे हैं, ठीक है। तो जहां से आप देख रहे होते हैं दैट इज योर एंगल ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो अगर आप एंगल सी से देख रहे हैं तो आप यहां पर एक ऐसा एंगल ड्रॉ करेंगे, ये इंडिकेट करता है कि आप एंगल सी से देख रहे हैं। ठीक है, ओके। अब सोचिए, अगर आप एंगल सी से देख रहे हैं, अगर आप, ये आपकी आई है, क्या है सर आपकी ये आई, अगर आप यहां से देख रहे हैं तो आपको नजरें नहीं उठानी पड़े तो आप किस तरफ देखोगे, तो सर आप अब देखोगे इस तरफ, आया ना। क्योंकि अगर आप यहां से देख रहे हैं, लेट मी चेंज द कलर प्लीज, अगर आप यहां से देख रहे हैं तो इस लाइन में आपको नजरें उठाकर नहीं देखना पड़ेगा, तो इसे हम बोलते हैं बेस लाइन। क्या बोलते हैं, बेस लाइन। तो यहां पर जो एंगल सी से आप देख रहे हैं तो BC इज द बेस। आई होप आपको समझ में आ गई बात मैं क्या कह रहा हूं। जहां से आप देख पा रहे हैं वो आपका बेस होता है। ठीक है, तो एंगल सी के लिए ये बेस होगा, और जिस चीज को आप देखने के लिए आपको अपनी आंखें नजरें उठानी पड़ती हैं, दैट इज कॉल्ड परपेंडिकुलर। तो यहां पर अगर आप एंगल सी से देख रहे हैं तो AB को देखने के लिए आपको अपनी नजरें एलिवेट करनी पड़ेंगी, अपनी निगाहें उठानी पड़ेंगी, यानी कि AB इज द परपेंडिकुलर फॉर एंगल सी। एंगल सी के लिए क्या बन जाएगा सर, ये परपेंडिकुलर। आई होप आपको ये बात भी समझ में आ रही है। इसका मतलब यह है कि बेस और परपेंडिकुलर आपस में चेंज हो सकते हैं। जी बिल्कुल हो सकते हैं। कैसे सर, अगर आप यहां से देख रहे हैं एंगल ए से, अगर आप एंगल ए से देख रहे हैं तो आपकी बेस लाइन इस बार AB होगी। क्या होगी सर, AB। ठीक है, मैं इसको ड्रॉ कर दे रहा हूं ऐसे एक बार फिर से, कलर चेंज करके आपके लिए ये वाला कलर लेता हूं। ठीक है, देखिए, तो अगर आप यहां से देख रहे हैं तो आपका ये इस बार बेस होगा, और आप एंगल ए से देखेंगे तो आप BC को नजरें एलिवेट करके देखेंगे, नजरें उठाकर देखेंगे, यानी कि एंगल ए के लिए ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर। यानी कि परपेंडिकुलर क्या है और बेस क्या है, ये कभी फिक्स नहीं है। ये केवल फिक्स तभी होगा कि आपका एंगल ऑफ ऑब्जर्वेशन कौन सा है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए मैं आपको एक बार कुछ क्वेश्चंस पे लेके जाता हूं कि आप पहचान पाते हैं या नहीं पहचान पाते हैं। ठीक है, चलिए बताइए कि इन ट्रायंगल्स में कौन कौन सा बेस है और कौन कौन सा परपेंडिकुलर और कौन कौन सा हाइपोटेन्यूज है। एंगल ऑफ ऑब्जर्वेशन आपको दिया हुआ है व्हाइट कलर में। तो अगर आप देख पा रहे हैं, आपने किया होगा, आई होप कॉपी पे सॉल्व भी किया होगा, कि हमारा एंगल ऑफ ऑब्जर्वेशन इस बार C है। सही है, अगर C है तो हम ये हमेशा फिक्स रहता है 90 के सामने वाला, विच इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज। अगर आप एंगल C से देख रहे हैं तो ये होगा आपका बेस और ये होगा आपका परपेंडिकुलर। आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर आप एंगल R से देख रहे हैं तो आपका एंगल ऑफ ऑब्जर्वेशन होगा एंगल R। अच्छा, 90 के सामने हमेशा क्या होता है सर, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब आपके लिए बेस कौन सा होगा, ये आपका बेस होगा क्योंकि ये आपकी बेस लाइन है, और आपके सामने कौन सा है, PQ विच इज परपेंडिकुलर। आपको समझ में आ गया। तो एंगल R के लिए बेस QR होगा और परपेंडिकुलर PR होगा। ठीक है, 90 के साथ सामने वाली साइड कौन सी है, ये है, इट इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज। ठीक है, आपका एंगल ऑफ ऑब्जर्वेशन कौन सा है सर, L।
तो एल के साथ में कौन सी साइड लगी हुई है, ये तो लगी हुई है, ये तो हो गई हाइपोटेन्यूज। अब क्या बची, ये होगा आपका बेस, और जो रह गया वो होगा आपका परपेंडिकुलर। क्या आपको बात समझ में आ गई? बिल्कुल ठीक है। अब मैं आपको एक बात समझाता हूं, अच्छे से समझिएगा। चलिए देखो भाई, कुछ टॉपिक आपको मैं समझाता हूं, थोड़ा आप उनका ध्यान रखना, बहुत काम आएंगी। अगर मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ किया है, ये एंगल ए है, ये एंगल बी है और ये एंगल सी है। ये 90 डिग्री है और ये है आपका एंगल ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ओके सर, क्या फिक्स रहेगा? हाइपोटेन्यूज हमेशा फिक्स रहेगी। ठीक है सर, ये क्या होगा आपका? ये बेस होगा सर, क्यों? हमने पढ़ लिया है। सर ये क्या होगा? परपेंडिकुलर, क्यों? ये भी हमने पढ़ लिया है। ठीक है, चलो सर। सर आप एक बात समझिएगा, जो परपेंडिकुलर है उसको हम एक नाम से और जानते हैं, इसको हम क्या कह सकते हैं? आप बोलेंगे सर साइड ऑपोजिट टू, साइड ऑपोजिट टू एंगल सी, बोल सकते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है, कोई दिक्कत नहीं है सर। सर बेस को भी हम एक और नाम से जानते हैं, क्या? देखो ये जो एंगल है, ये जो एंगल है, ठीक है ना, इसको हम रेफरेंस मानते हैं। 90 डिग्री तो फिक्स है, रेफरेंस क्या होता है? हमारा एंगल ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है। ठीक है ना, आपको समझ में आ रही होगी बात? तो हम इसको ये बोलेंगे कि सर ये साइड है एडजेसेंट, एडजेसेंट टू एंगल सी। क्या आपको बात समझ में आई? तो कभी कभी हम ऐसा भी बोल देते हैं, तो बेस जो होता है वो एंगल ऑफ ऑब्जर्वेशन का एडजेसेंट होता है। ठीक है, अगर हमारा एंगल ऑफ ऑब्जर्वेशन सी है तो उसका जो एडजेसेंट साइड होगा हाइपोटेन्यूज को छोड़कर, वो हमारा होगा बेस। ठीक है, तो जो भी साइड उसके सामने होगी उसे हम बोलेंगे अपोजिट साइड। क्लियर? आई होप आपको समझ में आ गई है बात। वैसे ही अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर हम एंगल ए से देख रहे हैं, तो सर आपको बात समझ में आनी चाहिए कि फिर हम इसको बोलेंगे परपेंडिकुलर, और क्या कहेंगे? साइड ऑपोजिट टू, साइड ऑपोजिट टू एंगल ए। कोई डाउट? जी बिल्कुल नहीं। अब ये एंगल दो साइड से लगा हुआ है, एक तो है हाइपोटेन्यूज, उसको आप छोड़ दीजिए, बची कौन सी? ये वाली साइड, तो इसको हम बोलेंगे बेस, या इसका सेकंड नाम क्या होगा सर? इसका सेकंड नाम होगा साइड एडजेसेंट टू एंगल ए। आई होप कि आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, प्लीज नोट डाउन ऑल दीज थिंग्स। मैं आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट टॉपिक है टाइम्स एंड रेशो। हमें क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हमें आगे जाकर क्या पढ़ना है? ट्रिगोनोमेट्रिक रेशोज। तो इससे पहले हम समझे कि रेशो क्या है और टाइम्स क्या है। एंड आई गारंटी यू, अगर आपने ये टॉपिक समझ लिया तो आप मैक्सिमम क्वेश्चंस को विदाउट पेन एंड पेपर सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो चलते हैं, समझते हैं व्हाट इज टाइम्स एंड व्हाट इज रेशो। तो पहले हम समझते हैं व्हाट इज टाइम्स। सपोज कीजिए कि इस बुक का प्राइस आज, टुडे, आज इस बुक का प्राइस 20 रुपए है, 20 रुपीज। ठीक है, लेटर बाद में इसका प्राइस चेंज हुआ और इस बुक का प्राइस हो गया 60 रुपीज। विदाउट? बिल्कुल नहीं। अब मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि प्राइस कितने टाइम्स हो गया, जो इसका रेट है बुक का वो कितने टाइम्स हो गया? तो आप इजीली बोल देंगे कि सर इसका प्राइस 3 टाइम्स हो गया। पर सपोज कीजिए अगर मैंने ये बोला होता कि सर ये 49.23 रुपए की बुक है और बाद में इसका प्राइस 58.60 हो गया,
तो अब बताइए कितने टाइम्स हो गया। तो यहां पर आप उतनी आसानी से बता ही नहीं पाएंगे जितनी आसानी से आप पहले बोल पा रहे थे। इसका रीजन सर ये है जो आपको भी नहीं पता कि आपके ब्रेन ने क्यों ऐसे बोला। ठीक है, देखिए एक्चुअल में क्या हुआ, जब आप 60 को देख रहे थे तो आप इसके रेस्पेक्ट में देख रहे थे। आपका मन ये बोल रहा था कि क्योंकि 60 रुपए को अगर हम तोड़ेंगे तो वास्तव में विद रेस्पेक्ट टू इनिशियल वैल्यू पहले वाले के हिसाब से आप इसमें से 20 रुपए 3 बार निकाल पाएंगे। यानी आपने इसका डिवीजन कर दिया है विद रेस्पेक्ट टू इनिशियल वैल्यू। ठीक है, अब हम समझते हैं कि अगर 60 का मतलब है 20 प्लस 20 प्लस 20, तो यानी कि हम 20 को इंटू 3 कर सकते हैं। अगर हम सेम चीज को बार बार प्लस कर रहे हैं तो हम उसको उतने से मल्टीप्लाई कर देते हैं जितनी बार वो वैल्यू आई है। ठीक है सर, मैं आपसे पूछूं कि ये 20 क्या है, तो आप बोलेंगे सर 20 इज द इनिशियल वैल्यू। क्या बोलेंगे सर आप? 20 इज द इनिशियल वैल्यू। ठीक है, व्हाट इज 3? 3 इज टाइम्स। इनिशियल वैल्यू कितने टाइम्स हो गई है, तो वास्तव में इनिशियल वैल्यू 3 टाइम्स हो रही है 60 तक पहुंचने के लिए। ठीक है, वेरी गुड सर। मैंने इसमें एक काम किया है, काम मैंने ये किया है कि वास्तव में मैंने 60 को 20 में ब्रेक किया है, डिवाइड किया हुआ है, बांटा हुआ है। तो जब भी हम किसी भी वैल्यू को बांटते हैं तो हम उसको डिवाइड भी कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि मैं लास्ट वाली वैल्यू को या फाइनल वैल्यू को मैं इनिशियल वैल्यू से डिवाइड कर सकता हूं। तो जो भी आंसर आएगा वो आएगा 3 टाइम्स। ये बोलता है कि वैल्यू 3 टाइम्स हो चुकी है, क्योंकि आपने लास्ट वाली वैल्यू को इनिशियल वैल्यू से डिवाइड कर दिया है, उसके रेस्पेक्ट में बांट दिया है। तो 3 ये बोलता है कि 60 के अंदर 20 3 टाइम्स आएगा। तो अगर आपको कभी भी टाइम्स निकालना हो, क्या निकालना हो, हाउ मेनी टाइम्स, तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि आप लास्ट वाली वैल्यू को स्टार्टिंग वाली से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, कोई डाउट? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए, इतना ही था, ये टॉपिक आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, बहुत लिटिल इसमें टॉपिक्स हैं, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, तो आगे बढ़ते हैं सर। चलिए, अब है आपका रेशो, वेरी इंपॉर्टेंट सर। तो आपको मैं एक बात समझाता हूं, एक कहानी सुनिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ये ए जो आपको दिख नहीं रहा है, अब आपको दिख जाएगा। ये ए कोई पर्सन है, ये बी कोई पर्सन है। इन दोनों में एक शर्त लगी है, कंडीशन लगी है कि हम एक शॉप पर जाएंगे, कुछ मिठाई खाएंगे, लेकिन शर्त यह है कि जितना भी ए खाएगा उसका डबल खाएगा बी। बी को डबल खाना पड़ेगा। डबल का मतलब होता है 2 टाइम्स खाना पड़ेगा, 2 टाइम्स। तो सपोज कीजिए अगर ए ने एक रसगुल्ला खाया तो बी को 2 खाने पड़ेंगे। सही बात है। अगर ए ने 2 रसगुल्ले खाए तो सर बी को 4 खाने पड़ेंगे, 4। अब जो मैं आपको ये दिखा रहा हूं, ये डॉट जो लग रही हैं, ये डॉट है सिंबल ऑफ रेशियो बिटवीन 2 थिंग्स। ओके, अगर मान लीजिए कि इसने अपनी डाइट 8 कर दी तो सर इसको 16 करनी पड़ेगी। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि इन तीनों में रेशियो कौन सा है सर? तो सर ध्यान रखिएगा, रेशियो इज द सिंपलेस्ट वैल्यू। क्या चीज? सिंपलेस्ट वैल्यू। सबसे शुरुआत वाली वैल्यू को, जहां से हमने स्टार्ट किया है, जिससे पीछे हम हट नहीं सकते, उसे बोलते हैं सिंपलेस्ट वैल्यू या फिर रेशियो। तो सर बाकी जो आगे वैल्यू बढ़ रही है उनको हम क्या बोलते हैं? सर ये इसी रेशियो का पार्ट है, लेकिन ये रेशियो नहीं है, ये है इक्विवेलेंट रेशियो। क्या बोलते हैं इसको हम? इक्विवेलेंट वैल्यू या फिर इक्विवेलेंट रेशियो। इसका मतलब ये हुआ
कि ये भी डबल है, ऐसी बात नहीं है, ये भी डबल है और ये भी डबल है। तो रेशियो को हम फ्रैक्शन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। यानी कि अगर मैं आपको समझाऊं तो 1/2 इज इक्वल टू 2/4, हाँ या ना? बिल्कुल। इज इक्वल्स टू 8/16। आप एक बात समझें कि इन सभी का आंसर 1/2 आएगा, 1/2, 1/2। यानी कि ये जो फ्रैक्शंस हैं ये सिंपलेस्ट होकर यहां पहुंच जाती हैं और इसी को हम बोलते हैं रेशो। तो आप इस बात का ध्यान दें कि 8/16 इज नॉट द रेशो, द रेशो ऑफ 8/16 इज 1/2। 8 और 16 का जो फ्रैक्शन है वो रेशो नहीं है, इनकी सिंपलेस्ट फॉर्म को हम बोलते हैं रेशो। तो आप एक बात समझे कि सर अगर मान लो कोई आपसे पूछे कि 80 किलोमीटर का और 100 किलोमीटर का रेशो क्या होगा, तो ये रियल वैल्यू दी है उसने, पर इनका रेशो रियल नहीं होता है, वो तो खाली इनका कंपैरिजन होता है। सर आप बोलेंगे 24 जा 4 टाइम्स एंड 25 जार, यानी 4:5 इनका आंसर है। लेकिन आप इस बात का ध्यान दें कि रियल वैल्यू 4 नहीं थी, रियल वैल्यू 5 नहीं थी, रियल वैल्यू एक्चुअल में अगर आपने इनको 20 से डिवाइड किया है तो 20 टाइम्स ही बैठेगी। अगर आपने दोनों को 20 टाइम्स किया है तो दोनों की रियल वैल्यू निकालने के लिए आपको 20 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि आपने दोनों को सेम से डिवाइड किया है। ठीक है, तो अगर आपको रेशो दिया है 4:5 और आपसे कोई बोल दे कि 4 की वैल्यू तो भाई 40 है, तो आप समझ जाना कि ये 10 टाइम्स है रेशो रियल वैल्यू से। तो मैंने कहा सर 10 टाइम्स ये हो जाएगा, तो सर ये हो जाएगा 50। तो जब 4 नहीं रहा तो 5 नहीं रहेगा, वो 50 हो जाएगा। ठीक है, आपको ये बात समझ में आ गई? प्लीज नोट डाउन कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेशियो। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन करते हैं हम रेशियो पर, कुछ छोटे मोटे टॉपिक्स हैं, आप कर लेंगे आराम से। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। सर पहला आपके सामने है राइट द एग्जैक्ट रेशियो ऑफ A to B। अगर दिया हुआ है कि A और B की वैल्यू, देखो इसमें दो चीज है सर, और आप पहले सॉल्व कर लेना, बाद में देखना प्लीज। अगर आपसे बोले कि A to B, तो यानी पहले A की वैल्यू आएगी फिर B की वैल्यू आएगी। अगर आपसे बोले कि B to A का रेशियो निकालना है तो पहले B की वैल्यू आएगी फिर A की वैल्यू आएगी। आप इसका ध्यान रखना। तो हमसे बोला है A/B। ठीक है सर, तो सर पहले वाले ऑप्शन का आंसर क्या होगा कि सर A/B निकालना है आंसर। तो आप बोलोगे सर 100/400 दैट इज, क्या इसको हम और सिंपल कर सकते हैं? जी बिल्कुल, तो वही तो होगा रेशियो 1/4, यानी 1:4 इज द आंसर फॉर द रेशियो ऑफ A/B। अगर आपको बी ऑप्शन सॉल्व करना हो तो सर A/B निकालना है 130/150। सर आंसर आएगा 13/15। इससे ज्यादा सिंपल हम इसे नहीं कर सकते, तो 13:15 इज द करेक्ट आंसर ऑफ द रेशियो A to B। ठीक सर, अगर हमें आंसर निकालना हो सर सी ऑप्शन का, तो सी ऑप्शन कैसे सॉल्व करेंगे आप? वो तो पहले दिया हुआ है अपॉन में, बस उसको सॉल्व करना है। 10 से हमने डिवाइड कर दिया, तो 12:25 इज द करेक्ट आंसर फॉर द रेशियो ऑफ A to B। अगर आपको डी ऑप्शन सॉल्व करना है तो डिवीजन का मतलब सर क्या होता है? आप जानते हैं कि डिवीजन का मतलब तो फ्रैक्शन भी होता है, तो हमें वास्तव में वही दिया हुआ है, सॉरी 240। सर आंसर आएगा 1/2, यानी आंसर ऑफ रेशियो ऑफ A is to B 1:2। क्लियर? आई होप कि आपको समझ में आ गया है कि व्हाट इज रेशियो। अब आप इस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो एग्जाम में अपियर होते हैं और होते थे या कभी कभी आ सकते हैं। पहले सिंपल सा क्वेश्चन आप करिए
ये बोल रहा है कि ए और बी का रेशियो ऐसे है कि अगर पहले वाला 2 है तो दूसरे वाला 3 है। ठीक है, तो सर मैंने कहा अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन ए और बी की वैल्यू क्या है? सर सिंप्लीफाइड वैल्यू है 2 और 3। कोई दिक्कत नहीं है सर। देखो एग्जाम में कैसे अप्रोच करना है बता रहा हूं बस मैं आपको, बाकी आप इसमें x मानेंगे y मानेंगे वो बात की बात है, हम क्वेश्चन में सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, समझिए बहुत ध्यान से कि मैं आपको सिखाना क्या चाहता हूं। सर अगर हमसे बोला है उसने क्या कि c और b का रेशियो है 5:6, तो हम ये बोल सकते हैं कि भाई b/6 का रेशियो, b/c का रेशियो 6:5 आएगा, 6:5, सॉरी माफ कीजिएगा। अब हमको समझ में आता है कि एक ही क्वेश्चन में एक तो b 3 है और एक b 6 है, तो अगर b एक ही है तो ये वैल्यू 2 क्यों आ रही है? इनको आप मर्ज कर दीजिए। तो रेशियो में हम कभी भी प्लस और माइनस नहीं कर सकते, केवल मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। तो मैं इनको एक कॉमन मल्टीपल तक लेके जाऊंगा, कॉमन मल्टीपल। तो सर मुझे इन दोनों का मल्टीपल दिख रहा है 6, तो मैं पहले वाले रेशियो में 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अगर पहले वाले रेशियो को 2 से मल्टीप्लाई किया है तो हम ये समझते हैं कि दोनों सेम टाइम्स होती हैं वैल्यू। ये भी क्या हो जाएगा 2 टाइम्स, तो a हो जाएगा 4, b हो जाएगा 6। हमने इसमें कोई चेंज नहीं किया है, ये 1 टाइम्स है तो ये भी 1 टाइम्स ही रहेगा, तो ये हो जाएगा 5। यानी a रेशियो b रेशियो 5 कंबाइंड होके क्या बनेगा 4:6:5। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आप इसे अलग तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, मेरा उससे मतलब नहीं है। ठीक है, बाकी जो क्वेश्चन होंगे हम x मानकर भी सॉल्व करेंगे, उसकी आप चिंता ना करें बिल्कुल भी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, आप भी ट्राई कीजिए इसको। इफ एंगल a एंड b आर इन द रेशियो 3:4 एंड एंगल a इज 300 डिग्री, देन व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ एंगल b? आप इसको ट्राई कीजिए एक बार। तो आई होप कि आपने ट्राई किया होगा। सर ये है एंगल A और ये है एंगल B, इसने हमको रेशियो दिया है। हम जानते हैं कि रेशियो कभी रियल नहीं होता, खाली सिंपलेस्ट फॉर्म होती है। तो अगर 3 ये होगा तो सर 4 ये होगा। उसने बोला है कि अगर A की वैल्यू 300 डिग्री है तो यानी कि हमें कह सकते हैं कि ये 100 टाइम्स चल रहा है मैटर, यानी कि ये 100 से पहले डिवाइड हुआ होगा कभी, तो इसकी वैल्यू 3:4 हो गई है। अगर हम वास्तव में रियल वैल्यूज पर जाएंगे तो हमें 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो सर जिससे पहले में मल्टीप्लाई करते हैं उससे ही दूसरे में कर देते हैं। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं। तो सर बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 400 डिग्री। अब आप बहुत से बच्चे क्या करेंगे सॉल्व, आप कर भी सकते हैं, कोई गलत नहीं है, कि आप एंगल ए को मान लेंगे 3x, एंगल 4 को मान लेंगे, एंगल बी को मान लेंगे 4x, और आप क्या बोलेंगे कि सर ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमको सॉरी व्हाट इज दिस, अगर हमको एंगल ए की वैल्यू दी है विच इज 300, तो यहां से आप x का आंसर निकालेंगे, क्या आएगा सर 100। अब आप b निकालेंगे और b क्या होता है 4x, तो आप फिर से उसमें 100 की मल्टीप्लाई करेंगे। जो आप ये x निकाल रहे हैं ना, ये वास्तव में वो टाइम्स है कि वैल्यू कितने टाइम्स होती है। ठीक है, तो कभी एमसीक्यू आए तो आपको x वगैरह नहीं मानना है, आपको सिंपल अंडरस्टैंडिंग से सॉल्व करना है क्वेश्चन। ठीक है, चलिए एक लास्ट क्वेश्चन आपके लिए सर प्लीज। रेशियो ऑफ एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी इज इन द रेशियो ऑफ 3:4:2। इफ एंगल ए इज 30 डिग्री मोर देन एंगल सी, देन व्हाट इज द सम ऑफ एंगल ए एंड बी? चलिए मैं करता हूं, आपने कर लिया होगा मुझे उम्मीद है वीडियो पॉज करके। एंगल ए है और एंगल बी है और एंगल सी है। अगर ये 3 है तो एंगल बी 4 है, तो एंगल सी 2 है। उसने कहा है एंगल सी से ज्यादा है एंगल ए 30 डिग्री, यानी कि 2 और 3 के बीच का डिफरेंस दिया है कितना सर 30 डिग्री। पर सर हम तो जानते हैं कि इनके बीच में एक का डिफरेंस है, ओनली 1 का डिफरेंस है। तो अगर 1 की वैल्यू 30 डिग्री है तो सर कितने टाइम्स दी हुई है 30 टाइम्स दी हुई है।
यानी कि ये वाली वैल्यू भी वास्तव में 30 टाइम्स है, यानी कि ये 60 डिग्री एंगल होगा। ये वाली वैल्यू भी वास्तव में 30 टाइम्स है, यानी कि ये वाला एंगल 120 डिग्री होगा। ये वाला एंगल वास्तव में 30 टाइम्स है, हर चीज 30 टाइम्स हो जाएगी, यानी ये 90 डिग्री हो जाएगी। ठीक है, ओके सर। अब बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि सर यहाँ तो सम इन तीनों एंगल का सम 180 से फालतू होगा, तो सर ये किसी ट्रायंगल के नहीं है, ये अलग अलग एंगल्स हैं। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा है, व्हाट इज द सम ऑफ ए और बी। तो सर ए और बी का सम क्या होगा, आप इन दोनों को प्लस कर सकते हैं क्या, जी हाँ 210, सही है नहीं। वरना आप ऐसे भी कर सकते थे कि आप इन 3 और 4 को जोड़ दे, कितना आंसर आता 7। पर 7 तो 7 नहीं होगा ना, सारी वैल्यूज क्या हो रही हैं 30 टाइम्स हो रही हैं, तो क्या हो जाएगा 210। क्या आपको समझ में आई बात, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस फॉर्मूला एंड ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री है क्या एंड पाइथागोरस फॉर्मूला की इंपोर्टेंस क्या है ट्रिगोनोमेट्री में। ठीक है, थोड़ा आप इस पे विचार कीजिए कि क्या मतलब हो सकता है ट्रिगोनोमेट्री का और पाइथागोरस फॉर्मूले का। चलिए मैं आपको समझाता हूं। ठीक है, देखो पाइथागोरस फॉर्मूला क्या है और ट्रिग्नोमेट्री क्या है ये हम समझेंगे। देखो पाइथागोरस फॉर्मूला क्या बोलता है, वो ये बोलता है कि अगर आपको कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल दी हुई है, कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल दी हुई है, उसकी शर्त क्या है, बस एक एंगल उसका 90 होना चाहिए, बाकी जो आप चाहो आपकी मर्जी है सर। ठीक है, अगर ये एंगल ए है और ये एंगल बी है और ये एंगल सी है, तो उसने ये बोला है कि सपोज करो कि हमारा ऑब्जर्वेटरी एंगल है, एंगल ऑफ ऑब्जर्वेशन है, तो सर ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर, ये आपका हो जाएगा बेस और ये आपका हो जाएगा हाइपोटेन्यूज। तो वो ये बोलता है कि मैं आपको एक रिलेशन दूंगा किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल का, किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल का मैं आपको एक रिलेशन दूंगा, रिलेशन ऑफ 3 साइड्स, उसकी 3 साइडों के बीच का रिलेशन हमको देता है पाइथागोरस फॉर्मूला। यानी कि हाइपोटेन्यूज इक्वल्स, उसका स्क्वायर जो होता है वो इक्वल होता है बेस के स्क्वायर के प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के। खाली हमसे ये बोलता है, यानी कि अगर हमको राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है, इस बात को आप ध्यान से सुनिएगा प्लीज, अगर ये हमको राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है तो उसको इस चीज से मतलब नहीं है कि ये एंगल क्या है, जो बचे कुछ दोनों एक्यूट एंगल है वो क्या है। आप इस बात का ध्यान दें। क्यों सर, उसने ये बोला है किसी भी एनी राइट एंगल ट्राइंगल में मैं तीनों साइडों के रिलेशन का फॉर्मूला आपको बता रहा हूं, ये होगा। अब ये एंगल क्या है ये मुझे नहीं पता, क्योंकि ये एंगल चेंज हो सकते हैं, छोटे बड़े हो सकते हैं, लेकिन सर ये फॉर्मूला कभी चेंज नहीं होगा। ठीक है, लेकिन सर ट्रिग्नोमेट्री में कुछ अलग चीजें हैं, उसको हम पढ़ते हैं और समझते हैं। एक बार मैं आपको ये चीज समझा देता हूं थ्रू इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, कि मैं क्या कहना चाहता हूं। देखो देखो अगर मैं आपको समझाऊं इसको जरा, आप समझिए। ये एंगल फिलहाल 90 है, ठीक है। अगर मैं इसको छोटा ऐसे कर दूं, ऐसे कर दूं, तो है तो ये 90, चाहे दोनों एंगल छोटे हो रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है। इन एंगल से हमें मतलब ही नहीं है कि ये एंगल क्या बनेगा या फिर ये एंगल क्या बनेगा, कोई भी एंगल हो, अगर वो राइट एंगल ट्राइंगल है तो बाकी दोनों ट्राइंगल कुछ भी हो, रिलेशन हमेशा ट्रू होगा। ठीक है, पर ट्रिग्नोमेट्री में ऐसा क्या है जो इससे हटके है, वो हम समझते हैं। ठीक है, चलिए। तो पहले आप समझें कि सबसे पहला जो वर्क्स, जो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री के यूजेस एप्लीकेशन पाए गए हैं, वो पाए गए हैं इजिप्ट, यानी हमारी एंशिएंट सिविलाइजेशंस के अंदर, इजिप्ट के अंदर, और बेबीलोनिया यानी इराक, आज का जो मॉडर्न इराक है उसमें बेबीलोन जो है, वहां पर सबसे पहले हमने ट्रेस किए हैं
कि इन्होंने, जो यहाँ के मैथमेटिशियंस थे, इन्होंने ट्रिग्नोमेट्री का यूज किया है। ओके, अंडरस्टैंड? सो लेट मी टेल यू व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री ऑल अबाउट। चलिए समझते हैं। तो सर सबसे पहले मैं एक स्लाइड ऐड कर रहा हूं आप सबके लिए, ये समझाने के लिए कि व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री। कभी आपने सुना होगा कि एक पॉलीगन नाम की चीज हमने पढ़ी थी जब हम छोटे थे। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉलीगन? पॉली का मतलब होता है मैनी, और गॉन का मतलब होता है साइड्स। क्या आपको बात समझ में आ रही है? आ रही है। सिमिलरली उसी फैशन में अगर मैं आपसे कहूं कि सर हमें दिया है एक वर्ड ट्रिगोनोमेट्री, इसमें मैं आपको समझाता हूं कि ये कॉम्बिनेशन है ग्रीक लेटर्स का। किसका है? ग्रीक लेटर्स का। जहां पर जो ट्राई है, ट्राई का मतलब होता है थ्री। क्या होता है? थ्री यानी तीन। और गॉन, गॉन क्या होता है सर? आप जानते हो पहले से ही, साइड्स। और मैट्री का ग्रीक लेटर में मतलब होता है मेट्रॉन। क्या होता है सर? मेट्रॉन। ओके, मतलब मेजरमेंट। तो यानी ट्रिगोनोमेट्री के अंदर हम क्या पढ़ने वाले? हम तीन साइड के मेजरमेंट का रिलेशन पढ़ने वाले हैं। हम तीन साइडों का रिलेशन नहीं पढ़ने वाले, नहीं। रिलेशन तो हम पढ़ चुके हैं। कहां पर? पाइथागोरस फॉर्मूले के अंदर। अब हम पढ़ने वाले हैं इनके मेजरमेंट का रिलेशन, और विद रेस्पेक्ट टू एक्यूट एंगल्स इन अ ट्राइंगल। मतलब सर क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सर हमारे पास कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, सपोज कीजिए, और ये हमारा एंगल ऑफ ऑब्जर्वेशन है, ये ए है, ये बी है, वर्टेक्स ये सी है। तो आपके पास तीन साइड दी हुई है, तो आपको इनका रिलेशन नहीं पढ़ना है, आपको इनके मेजरमेंट का रिलेशन पढ़ना है विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वेटरी एंगल्स। ठीक है? मतलब इस एंगल से देखने पर, इस एंगल से देखने पर आपको डिफरेंट डिफरेंट रेशियोज देखने हैं। अच्छा, आप जानते हो रेशियो क्या होता है? सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एनीथिंग। ठीक है, आपके पास एक तो ए बी साइड है, आपके पास एक बी सी साइड है, और आपके पास एक ए सी साइड है, या सी ए साइड जो आप बोले। अब आप एक बात जानते हो कि एक तो होगा रेशियो ए टू बी, और एक क्या होगा? बी टू सी। तो जब रेशियो ए बी से बी सी का आएगा इस एंगल से देखने पर, तो उसका एक अलग नाम होगा। हमने रेशियोज को नाम दिए हुए हैं। एक क्या होगा सर? जब बीसी से ए बी का रेशियो आएगा, ये भी एक रेशियो है, इसका भी हमने एक नाम दिया हुआ है, वो हम पढ़ेंगे अभी। सर एक क्या होगा? सर एक बीसी से लेकर एसी का रेशियो होगा। जी हाँ होगा, बिल्कुल सर। ये भी एक रेशियो है साइड्स का, बिल्कुल। साइड्स का नहीं, साइड्स के मेजरमेंट, साइड्स की लेंथ का रेशियो। सर इसका भी नाम होगा। जी हाँ, इसका भी नाम है। सर फिर तो एसी से लेकर बीसी का रेशियो भी होगा। जी हाँ, एसी से लेकर बीसी का भी रेशियो है, उसका भी नाम है, वो भी हम पढ़ेंगे। चार रेशियो आ गए। सर एक और रह गया कोई? हाँ जी रह गया। सर कौन सा कॉम्बिनेशन? सर ए बी से लेकर ए सी का। तो सर ए बी अपॉन ए सी, ये भी एक रेशियो है, इसका भी एक नाम आपको देखने को मिलेगा। और उसका उल्टा ए सी से लेकर ए बी, ये भी एक रेशियो है, आपको इसका भी नाम देखने को मिलेगा। तो हमारे पास कुल मिलाकर 6 रेशियोज होंगे, 6 रेशियोज। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है? अगर मैं आपसे ये बोलूं कि 6 रेशियोज हैं, तो ये 6 रेशियो किस चीज के हैं भाई? तो आप बोलोगे ये है 6 रेशियोज ऑफ 3 sides of 3 sides of a triangle।
तो आप जानते हो थ्री साइड्स के मेजरमेंट का रेशो जो होगा उससे आप बोलेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। क्या बोलेंगे? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। फिर से वही कर रहा हूं मैं, थ्री साइड्स के मेजरमेंट का रेशो। तो पहले मैं आपके लिए एक ट्रायंगल ड्रॉ कर रहा हूं, फिर मैं आपको उनके नाम बताऊंगा और उनके क्या प्रॉपर्टीज हैं वो हम कल पढ़ेंगे। फिलहाल मैं आपको समझाता हूं कि सर क्या क्या नाम है उन रेशियोज के। तो बाकायदा आप इसको अपने नोट में नोट कर लेना, ए, बी और सी। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये हमारा ऑब्जर्वेटरी एंगल है या फिर एंगल ऑफ ऑब्जर्वेशन है। तो आप एक बात जानते हैं क्या सर? क्या आप कुछ नहीं जानते हैं कि सर ये बेस होगा, ये हाइपोटेन्यूज होगा, सर ये परपेंडिकुलर होगा। कोई दिक्कत सर? बिल्कुल नहीं सर। तो सर अब आप क्या क्या रेशियो बताएंगे? देखो सुनना, तो मैं यहां पर रेशियो लिख रहा हूं और उनके यहां पर नाम लिखूंगा। थोड़ा राइटिंग गंदी आ रही है, भले ही अच्छी दी है ऊपर वाले ने, और यहां मैं उस रेशियो का नाम लिखूंगा। ठीक है, आप इस बात का ध्यान देंगे बहुत अच्छे से। उनके नाम ऐसे क्यों पड़े हैं वो हम समझेंगे कि इसको हम ऐसा क्यों बोलते हैं। पहले आप समझ लो आराम से। देखो भाई, सबसे पहले अगर मैं ए बी अपॉन ए सी करता हूं, यानी कि मैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज करता हूं, तो ये एक रेशियो है और इस रेशियो को हम बोलते हैं साइन। क्या बोलते हैं सर? साइन ऑफ एंगल सी। ध्यान रहे हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो परपेंडिकुलर आप बोल रहे हो वो कहां से बोल रहे हो? आप एंगल सी से बोल रहे हो। यानी एंगल सी से देखने पर परपेंडिकुलर जो बनता है और जो हाइपोटेन्यूज बनता है उसके रेशियो को हम बोलते हैं साइन ऑफ सी, और इसका शॉर्ट में हम नाम बोलते हैं साइन सी। इन शॉर्ट साइन सी। ध्यान रखना ये साइन इंटू सी नहीं है, ये खाली एब्रीवेशन है, एक सिंबल, एक रिप्रेजेंटेशन है इस बात को बताने का कि सर ये रेशियो जो है वो साइन ऑफ सी है, साइन ऑफ एंगल सी है। ठीक है, अच्छा सर अगर आपने मान लीजिए ऐसे किया होता तो ए सी अपॉन ए बी किया होता तो, क्योंकि ये तो ए बी से ए सी का रेशो है, नीचे वाला ए सी से ए बी का रेशो है, सही है ना? बिल्कुल सर, ये होगा आपका हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। सर इसे हम बोलते हैं कोसिकेंट। समझना, कोसिकेंट ऑफ एंगल सी। इन शॉर्ट हम इसे बोलते हैं कोसेक सी। ठीक है, मैं एंगल को अच्छे से ड्रॉ कर दे रहा हूं, बना दे रहा हूं ताकि आपको तकलीफ ना हो। ये एंगल सी है, ये भी एंगल सी। क्लियर? ओके, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। अगर आपने मान लीजिए कि रेशो लिया होता, कौन सा सर? अगर आपने बेस अपॉन, पहले आपने बेस लिया होता, तो मैंने मान लो अगर BC लिया होता, BC अपॉन AC लिया होता, तो आप इसे क्या बोलते सर? ये है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो इस रेशो को हम एक नाम देते हैं, उसका नाम होता है कोसाइन। क्या होता है? कोसाइन ऑफ एंगल सी। इन शॉर्ट हम इसे कहते हैं कॉस सी। क्या कहते हैं? कॉस सी कहते हैं। ओके ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, अगर आप इस रेशो को उल्टा कर देंगे तो सर, मैं बहुत आराम आराम से आपको टीच कर रहा हूं ताकि आपको तकलीफ ना हो। अगर आपने इस रेशो को उल्टा किया होता ए सी अपॉन बी सी, सर आप बोलते ही होगा सॉरी माई मिस्टेक, नॉट परपेंडिकुलर, दिस वॉज नॉट परपेंडिकुलर माई डियर, दिस वॉज हाइपोटेन्यूज। ओके सर, ये होता है
एच अपॉन बी, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। सर आप इसे क्या बोलते? आप इसे बोलते, बोलिए जी सर, जी बोलिए, क्या बोलेंगे आप इसको? करेक्ट, सीकेंट। क्या बोलते सर इसको हम? सीकेंट। वो पहले वाला को सीकेंट है, ये होगा सीकेंट। थोड़ा ऑब्जर्व किया होता तो आपको मालूम पड़ता। देखो ये साइन है, ये कोसाइन है, ये सीकेंट है, तो ये कोसीकेंट है। को का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट्री, मैं आपको आगे समझाऊंगा कि क्यों होता है। ठीक है, सी, इसको हम बोलते सर सेक और सी, एंगल सी, तो सीकेंट ऑफ एंगल सी। ओके क्लियर? नाउ मैं इसको कॉपी कर रहा हूं ट्रायंगल को, ताकि आप आगे जाके मैं इसको नेक्स्ट स्लाइड पर समझाता हूं। ठीक है सर, एक सेकंड बस। ये देखो भाई, आगे बढ़े। अब मान लीजिए कि तो हो गया सर, ठीक है। अब हम देखेंगे क्या सर, दो साइड और रह गई जिनका रेशियो रह गया है, वो है ये दोनों। सर अगर मैंने ए बी अपॉन बी सी लिया होता तो आप इसे क्या बोलते सर? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इस रेशियो का हमने एक नाम दिया है, और वो नाम है टेंजेंट। क्या सर? टेंजेंट ऑफ एंगल सी। हम हर कुछ कैलकुलेट कर रहे हैं एंगल सी से देखने पर, ध्यान रखिएगा। परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर है क्योंकि हम एंगल सी से देख रहे हैं, बेस बेस है क्योंकि हम एंगल सी से देख रहे हैं। अगर आपने इस रेशियो को उल्टा किया होता, अगर आपने बीसी से ए बी का रेशियो निकाला होता, तो सर उसका नाम होता बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और इस रेशियो का नाम आप बोलते कोटेंजेंट, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ टेंजेंट, कोटेंजेंट। अब इनके नाम ऐसे क्यों हैं वो हम सब पढ़ेंगे, आप इसकी टेंशन ना लें, नेक्स्ट वीडियो उसी के ऊपर है। ये टेन सी है और ये कॉट सी है, इसे बोलते हैं कॉट सी। क्लियर? तो ये रेशियोज हैं, आपको समझ में आगे होंगे आई होप। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगर मैं आपको छोटा सा एक हिंट दे दूं, एक बॉक्स बनाकर, तो जरा मैं समझाता हूं आपको, एक सेकंड जरा, है ना। लेक्चर भले ही लंबा हो जाए, मैं टॉपिक को बीच में स्किप नहीं करूंगा, पूरा टीच करूंगा लेक्चर को। ठीक है, देखो अभी हम आगे पढ़ेंगे इसको भी। ठीक है, कि मैं 3 बॉक्स बना रहा हूं आपके लिए, लाल, छोटे छोटे, है ना, ये सब बन सकता है मेरे से। ये तो 2 हो गए भाई, एक और बन जाओ प्लीज। देखो भाई, परपेंडिकुलर, बेस और परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज और बेस। अगर आपने रेशियो इस तरफ लिया है तो पहले आएगा साइन, उस एंगल से। ये साइन क्या होता है? पी अपॉन एच। आप देखिए जरा यहां पे, पी अपॉन एच। ये क्या है सर? कोसाइन यानी कॉस। सर कॉस क्या होता है? हाँ जी, कॉस क्या होता है? बी अपॉन एच। ठीक है सर। सर ये क्या है सर? सर ये टेंजेंट, टेन पी अपॉन बी। ओके सर। अगर आपने रेशियो उल्टा लिया है, कैसा लिया है आपने रेशियो? उल्टा लिया है, इस तरफ लिया, तो उसके अलग नाम होंगे सर। अच्छा, अगर आपने टेन का रेशियो उल्टा लिया है तो आप समझ पा रहे हैं कि इसका आंसर कॉट होगा, बी अपॉन पी। सर कॉस का उल्टा आप देख पा रहे हैं, सेक होता है, सीकेंट। और सर ये क्या होगा? कोसीकेंट यानी कोसेक। क्लियर? तो ये आपको मेमोराइज करने के लिए तरीके हैं। मैं आपको आगे और हिंट दूंगा अच्छे अच्छे से। फिलहाल बेसिक आप समझ लीजिए कि मतलब क्या है इन चीजों का। अभी ये इनका नाम टेंजेंट क्यों है, कोटेंजेंट क्यों है, साइन क्यों है, कोसाइन क्यों है, सब आगे हम पढ़ेंगे आने वाले लेक्चर में कि कैसे कैसे चीजें बनती हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है सर पाइथागोरियन ट्रिपल्स। आप इन्हें ट्रिपलेट्स भी बोलते हैं। मैं आपको समझाता हूं क्या है सर ये। देखो ये मैं क्यों पढ़ा रहा हूं, बिकॉज अगर कभी एमसीक्यू आ जाए तो आप जल्दी से उसका आंसर निकाल दें, आप उसे सॉल्व ना करें। देखिए
अगर कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, ओके, उसमें ये मानिए कि इसकी ये 90 डिग्री एंगल है और ये है इसका हाइपोटेन्यूज और ये है परपेंडिकुलर और ये है बेस, ठीक है। सबसे बड़ी साइड इसमें कौन सी होगी सर? हाइपोटेन्यूज। क्यों? सबसे बड़ा एंगल 90 ही है, दूसरा एंगल 90 से बड़ा बन नहीं सकता। क्यों? अगर एक 90 बन चुका है और दूसरा 90 बन जाएगा तो फिर तीसरा क्या होगा सर? 0। ठीक सर, ओके सर, कोई बात नहीं सर। अब आपको एक बात ध्यान रखनी है कि आपको बेस या परपेंडिकुलर किसी एक में से आपको कोई एक नंबर दिया हो, एक साइड का नंबर दिया हो, एक साइड की लेंथ दी हो और वो साइड ऑड नंबर में हो, ऑड में हो, तो आप अगर ये दिया है तो आप ये दोनों निकाल सकते हो और ये दिया है तो आप परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हो। अगर आपको इवन नंबर में साइड दी है तो भी आप निकाल सकते हो, पर उसका फॉर्मूला क्या आप ये समझ लीजिए प्लीज एक बार, ठीक है। देखिए मैं यहां लिख रहा हूं कोई दो साइड, परपेंडिकुलर और बेस, और यहां लिख रहा हूं हाइपोटेन्यूज। तो अगर ऑड वाला सिनेरियो दिया हुआ है, सपोज एम एक ऑड नंबर है, ठीक है, तो जो स्मॉलेस्ट साइड है, सपोज कर रहा हूं कि सर मैं स्मॉलेस्ट साइड पी है, ठीक है, स्मॉलेस्ट साइड, तो अगर ये एम दिया हुआ है तो बाकी दोनों नंबर कैसे निकाल पाओगे? तो आप निकाल पाओगे सर एम स्क्वायर -1/2 और ये निकाल पाओगे आप एम स्क्वायर +1/2, ठीक है। अगर आपको साइड इवन नंबर में दी हुई है, सपोज करो कि एम एक इवन नंबर है, तो सर ये इस फॉर्मेट में होते हैं परपेंडिकुलर 2m, आप इन सब में 2 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 से इंटू कर दीजिए तो आंसर आएगा m-1 और m स्क्वायर +1, ठीक है। सर ये क्या है मैं आपको समझाता हूं एक बार अच्छे से, ठीक है, चलिए समझिए। मैं 2 ट्रायंगल आपके सामने ले रहा हूं, आपको समझ में आ जाएगा टॉपिक, और ये टॉपिक एंड चल रहा है। चलिए देखो भाई, अगर ये आपको 3 दिया हुआ है, 3 सेंटीमीटर दिया है, जो आप ये आप 3 सेंटीमीटर, और ये मान लीजिए आपको दिया है उन्होंने 6 सेंटीमीटर और ये स्मॉलेस्ट साइड है, तो आप इनका पता लगा सकते हैं कि ये क्या होंगी, ठीक है। कैसे? अगर ये ऑड नंबर है तो हम क्या पढ़ के आए हैं कि अगर m दिया है तो फिर होगा m स्क्वायर -1/2 और हाइपोटेन्यूज क्या होगी m स्क्वायर +1/2। अगर 3 की वैल्यू, m की वैल्यू 3 दी हुई है तो यहां पर आप जहां जहां पर m है वहां पर आप 3 पुट कर दीजिए, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 - 1 8, 8 डिवाइड बाई 2 4, तो वही 4 ये होगा। ये क्या है सर? लार्जेस्ट साइड होगी हाइपोटेन्यूज। तो सर फिर से वही m 3 है, 3 का स्क्वायर 9, 9 + 1 10, 10 का हाफ 5, सर ये 5 हो जाएगा, ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। सर अगर ये 6 दिया है तो ये इवन नंबर है, तो सर मैं 2m कॉमा m स्क्वायर -1 और m स्क्वायर +1 से काम कर सकता हूं। अगर 6 की वैल्यू, ये इस पूरे की वैल्यू 6 है, क्या दी हुई है सर? 6। तो सर आप बताओ m की वैल्यू क्या होगी? अगर 2m की वैल्यू 6 दी है इवन नंबर में, तो सर m की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3। तो जहां जहां पर m है वहां वहां पर 3 आप पुट कर दीजिए, तो 3 का स्क्वायर 9 - 1 8, ये 8 हो जाएगा सर। सर 9 + 1, 3 का स्क्वायर 9 + 1 कितना हो जाएगा सर? 10। सही बात है। अब मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं, अगर आप समझ पाए तो, अगर आप इन सभी साइड का 10, 8 और 6, अगर आप इन सभी को सिंप्लीफाइड करेंगे तो इनका रेशियो निकालेंगे, तो हम सेम नंबर से डिवाइड करते हैं। देखो 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 और 2 5 जा 10। क्या ये 3 साइड दिख रही है? 3 4 5 आपको दिख रहे हैं? ये तो यही है, देखो ध्यान से, 3
4 और 5। तो कभी कभी क्या होता है ना, वास्तव में ये ट्रायंगल यही है, जो ये रेशो होते हैं। देखो हम 3 4 5 को और सिंप्लीफाइड नहीं कर सकते, तो उसने क्या किया है ना, उसने इन्हीं को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है, इसको भी 2 से कर दिया है, इसको भी 2 से कर दिया है और इसको भी 2 से कर दिया है। तो उसने नई लेंथ जनरेट कर दी है, 6 8 और 15 फिर 10। क्लियर? तो कभी कभी क्या होगा कि अगर मुझे साइड दी होंगी तो मैं उनको सिंप्लीफाइड भी कर सकता हूं, और मैं सिंपलेस्ट चीज से उसकी ओरिजिनल वैल्यू तक भी पहुंच सकता हूं, मैं 3 से 6 तक भी आ सकता हूं। ठीक है, तो चलिए समझते हैं सर एक बार हम कैसे सॉल्व करते हैं। मैं आपको एक हिंट और दे रहा हूं, समझिएगा बहुत ध्यान से, कि एक तरीका और दिखा रहा हूं, मैं आपको समझा रहा हूं कि जब भी आपको ऑड साइड दी हो, अगर मान लो आपको ऑड नंबर में साइड दी है भाई, कि भाई ऑड नंबर दिया है, तो आप बची कुची दोनों साइड कैसे निकाल सकते हो, हाइपोटेन्यूज और दूसरी वाली। आपको 3 दिया है, मान लो 3, तो आपको 3 का स्क्वायर करना है, कितना आएगा सर 9। अब आपको 9 को दो जगह पर ऐसे डिवाइड करना है कि एक के पास एक कम हो और एक ज्यादा हो जाए, कोई सा भी। तो सर 9 में से एक आप पहले ही बाहर निकाल दो, कितना बचेगा 8। अब आप 8 को इक्वल इक्वल बांट दो, 4 4। अब जिसको आपको एक एक्स्ट्रा देना है 1, उसको आप 1 दे दो, तो सर ये होगा 5 और ये होगा 4, यानी कि बड़ी वाली साइड होगी 5 और ये होगा 4। आगे बढ़ते हैं, एक दो एग्जांपल और लेते हैं। अगर मान लो कि सर ये साइड 5 होती ऑड नंबर में, तो सर 5 का स्क्वायर क्या होता है 25। 25 को आपको ऐसे ब्रेक करना है दो नंबरों में जो एक का डिफरेंस हो उनमें। तो सर आपने 25 में से 1 को पहले ही बाहर निकाल दिया, जो डिफरेंस पैदा करेगा, कितना बचेगा सर 24। तो सर 12 इसको दे दो और 12 ही इसको। अब जिसको 1 देकर बड़ा बनाना है उसको 1 दे दो, क्या आएगा 13। सर 5 12 और 13 ये बन जाएंगे पाइथागोरियन ट्रिपल्स या ट्रिपलेट्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं लास्ट मोमेंट पर। ठीक है भाई, देखो अगर ये ऑड नंबर है 3, ठीक है सर, तो सर मैंने कहा 3 का स्क्वायर क्या होता है 9। 9 को हम बांटेंगे दो जगह पर, तो एक तो होगा 5 एक होगा 4, तो 5 तो दिया हुआ है, सर ये क्या होगा फिर, ये होगा 4। क्या होगा सर 4। आप भी ट्राई करें। अच्छा अगर 15 और 20 दिया हुआ है, तो भाई एक बात समझना, मैं इनका रेशियो निकालता हूं, इनको सिंप्लीफाइड कर सकता हूं। देखो मैंने काटा है इनको, किससे काटना है 5 से, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20। अरे तो वही बन गया, देखो 3 4। अगर 3 ऑड नंबर है तो इसका स्क्वायर क्या होगा 9, दो जगह बांटना है इसको, तो 4 और 5, एक तो 4 दिया हुआ है, तो फिर ये वाला क्या हो जाएगा 5। अच्छा ठीक है, एक बार इसको और देखते हैं। क्या हम इनको 175 को और 49 को डिवाइड कर सकते हैं? कर सकते हैं सर, किससे 7 से कर सकते हैं। देखो ध्यान देखना, 7 7 जा 49, 7 2 जा 14, कितना बचेगा, और 7 5 35। ओके, अच्छा अगर 7 नंबर दिया हुआ है ऑड नंबर है, तो 7 का स्क्वायर क्या होता है 49। इसको दो जगह बांट दूं क्या, जी हाँ, क्या बांटना है सर 24 और 25। ठीक है सर, 25 दिया हुआ है, ये हो जाएगा आपका 24। पर आप इस बात का ध्यान दें कि एक्चुअल में वैल्यू 7 नहीं थी, वो 7 टाइम्स थी, तो जो रियल वैल्यूज है वो भी क्या हो जाएगी 7 टाइम्स। बोलो क्या होगी 28 एंड 14 और 2 16। ओके क्लियर? हाँ सिमिलरली देखो, अगर ये रियल वैल्यू 5 टाइम्स थी इस वाली ट्राइंगल में, तो सर ये वाली वैल्यू भी 5 टाइम्स हो जाएगी, क्या हो जाएगी सर 25। क्लियर? क्या आपको बात समझ में आ रही है? ठीक है, आगे बढ़े, चलो और करो, अभी लास्ट चल रहा है भाई, बस लास्ट। देखो भाई, सर मैंने कहा कि मैं इसको अभी डिवाइड करता हूं, देखो किससे करूंगा 5 से, तो 5 5 जा 25, 5 से मैंने काटा 12 टाइम्स। ऑड नंबर क्या है 5, तो सर 5 का स्क्वायर क्या होगा 25। इसको हमें बांटना है दो जगह पर, ठीक है, तो सर क्या होगा 12 और 13, यानी कि यहाँ क्या आना चाहिए बड़ा नंबर 13 आना चाहिए। पर रियल में वैल्यूज क्या है सर 5 टाइम्स है सर, 5 नहीं आंसर 25 था रियल वैल्यू, तो एक्चुअल में वैल्यूज 5 टाइम्स है, तो रियल वैल्यू भी क्या हो जाएगी 5 टाइम्स, यानी 65 सेंटीमीटर। ओके सर,
सर हमें एक बात मालूम है क्या सर, कि सर जब भी हम किसी एक साइड को यानी मिडल साइड को और एक हाइपोटेन्यूज को हम देखते हैं तो उनमें 1 का डिफरेंस मिलता है। जी हाँ मिलता है, क्योंकि हम एक को एक ज्यादा और एक को एक कम देते हैं। तो सर मुझे यही बात देखनी है क्या, कि क्या मैं 123 और इसको बांट सकता हूं आपस में? जी हाँ बिल्कुल। किससे सर? 3 से। 3 4 जा और 3 1 जा, सही बात है, और 3 4 जा। क्या इन दोनों में 1 का डिफरेंस आ रहा है? जी हाँ आ रहा है। और हम एक बात जानते हैं कि हम जिन दोनों में 1 का डिफरेंस होता है हम उनको प्लस करते हैं। क्या करते हैं? प्लस। तो एक स्क्वायर आता है उस ऑड नंबर का, सही बात है। तो सर इन दोनों का प्लस करें क्या कभी? पक्की बात है नहीं है? सर आप बोलोगे सर ये आएगा 81। क्या आएगा? 81। सर 81 किसी का स्क्वायर है? जी हाँ। किसका स्क्वायर है सर? सर 9 का स्क्वायर है। तो सर ये साइड होगी 9, सही है। पर क्या एक्चुअल में 9 है आंसर? नहीं, क्योंकि मैटर चल रहा है 3 टाइम्स, तो 9 को भी हम कर देंगे सर 3 टाइम्स। कितना होगा सर? 27 इसका आंसर होगा। क्लियर? आपको बात समझ में आ गई या नहीं आई? बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं सर। देखो सर, अगर 11 हमको एक ऑड नंबर दिया है तो उसका स्क्वायर क्या होगा? 121। इसको 2 जगह बांटना है सर, बिल्कुल। एक 60 और 61, तो हमें क्या दिया हुआ है? 61 दिया हुआ है, तो क्या बच गया? 60 बच गया। तो रियल आंसर है। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि हम एमसीक्यू जब सॉल्व करेंगे तो ध्यान रखना हम उसमें लेंथी प्रोसेस अप्लाई नहीं करेंगे। हम बहुत फास्ट, जो भी हमें तरीका अच्छा लगेगा, सुटेबल मेथड, हम उससे सॉल्व करेंगे। बाकी थैंक यू इस लेक्चर में। वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल मीट यू, और हम आगे पढ़ने वाले हैं जो आपको सब कुछ दिख रहा है यहाँ पर, तो वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, सी यू, बाय बाय।